नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे तालिबान के बारे में। कई दिनों से बार बार न्यूज़ में आ रहा है अफ़गानिस्तान में तालिबान का कब्जा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। क्या है तालिबान, कहाँ से आया ये तालिबान और क्या चाहता ये तालिबान। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बट सिंपली लैंग्वेज में इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कहाँ से आया ये तालिबान। इससे पहले थोड़ा हम लोग अफ़गानिस्तान के हिस्ट्री में जाते हैं। अफ़गानिस्तान में स्टार्टिंग से बहुत सारा देश उस पर अपना कब्जा करना चाहा बट वह असफल रहा। जैसा कि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ब्रिटिश आया और वह अपना अधिकार जमाना चाहा। जैसा कि हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले ब्रिटिश आया और वह अपना अधिकार जमाना चाहा बट इसी बीच 3 युद्ध हुआ और ब्रिटिश को अफ़गानिस्तान छोड़कर वापस जाना पड़ा। ब्रिटिश के जाने के बाद अफ़गानिस्तान 19 अगस्त 1919 को पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, यानी वह पूरी तरह से आज़ाद हो गया। ब्रिटिश से उसे छुटकारा मिल गई। इट मीन्स अफ़गानिस्तान वार ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र होने के बाद 1933 में जाहिर शाह को राष्ट्रपति बना दिया गया, जिससे 1933 से 1973 तक पूरा 40 साल अफ़गानिस्तान में शांति बना रहा, जिसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। अब 1973 में आया दाऊद खान, जो सेना के साथ मिलकर तख्ता पलट कर दिया और राष्ट्रपति का पद हासिल कर लिया। अब यहीं से होती है रियल स्टोरी स्टार्ट और यहीं से हम लोग देखना चाहेंगे किस तरह से हुआ तालिबान का जन्म। ये रहा हम लोग का अफ़गानिस्तान का थोड़ा सा हिस्ट्री, जो तालिबान को समझने में मदद करेगा। दाऊद खान को राष्ट्रपति बनने के बाद यह चाहा पूरा देश शांतिपूर्वक रहे, बट इसी बीच अफ़गानिस्तान में 2 भागों में लोग बट गया। पहला कम्युनिस्ट और दूसरा इस्लामिस्ट। अब हम लोग थोड़ा कम्युनिस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। क्या था ये कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, जो चाहता था हमेशा शांति से अपना जिंदगी जी सके। वहीं दूसरी तरफ एक और पार्टी बन गई, इस्लामिस्ट, जो हमेशा से बोलते आई है इस्लाम खतरे में है, यानी वो कभी भी ये नहीं चाहा कि हम कहीं शांतिपूर्वक रह सके। जब शांति की बात आती है या और कुछ भी जो जिससे देश की भलाई हो सके, तो उसे यही लगने लगता है कि इस्लाम खतरे में है। उसका एक ही स्टेटमेंट हमेशा बना रहता है कि इस्लाम खतरे में है। तो हम लोग बात करेंगे इसी इस्लामिस्ट के बारे में। ये इस्लामिस्ट क्या था? कम्युनिस्ट तो जान ही गए, वो चाहता था शांतिपूर्वक अपने देश में रहे। बट ये दूसरा जो पार्टी बना हुआ था इस्लामिस्ट, इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया मुस्लिम से मिल करके, जिसका नाम दिया गया मुजाहिदीन। और यही मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन भी बना बाद में, जो कि पहाड़ में छुपकर गोरिल्ला वार किया करता था। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक बार ब्रिटिश अटैक किया, ब्रिटिश कब्जा करना चाहा अफ़गानिस्तान पर वो हार कर चला गया, उसे सफलता नहीं मिल पाई। अब आता है रूस की बारी, जो चाहता है अफ़गानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में करना। वैसे रूस अफ़गानिस्तान की भलाई के लिए सपोर्ट ही करता है, वह कम्युनिस्ट का सपोर्ट करता है ताकि देश में शांति बनाए रहे और देश में सब शांतिपूर्वक रह सके। इसलिए वह कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट करता है, वह कम्युनिस्ट का हर तरफ से सपोर्ट करता है ताकि शांति बना रहे। कम्युनिस्ट को हर तरफ से मदद करता है, अपना सेना भी वहाँ भेजता है और उसे धन से लेकर के हर तरफ की सुविधाएं प्रदान करवाता है। यहाँ तक कि उसे
हथियार की भी सप्लाई करता है कम्युनिस्ट को कि ताकि देश में शांति बना रहे। बट जब शांति की बात आई तो शांति ये देख करके अमेरिका को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है रूस अफगानिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया है, अब अफगानिस्तान पर रूस का ही अधिकार होगा। ये चीज़ उसे देखा नहीं जाता क्योंकि वह अपने आप को सुपर पावर कंट्री समझता है। इसलिए वह इस चीज़ को बदला लेने के लिए, इस चीज़ का बदला लेने के लिए कि रूस उस पर कब्जा ना कर दे या रूस के अंदर वो अफगानिस्तान आ ना जाए, इसलिए वह सपोर्ट करने लगता है मुजाहिदीन को, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। यहाँ तक ही नहीं, देश में अशांति फैलाने के लिए उसने मुजाहिदीन को हर तरफ से सपोर्ट करता है, उसे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है, नए नए हथियारों का सप्लाई करता है, भारी मात्रा में बम बारूद का भी सप्लाई करता है। यानी कि अशांति फैलाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे वह पूरी तरह से वहाँ सुविधाएं प्रदान करवाता है। ये होते होते इसी बीच कोल्ड वार शुरू हो जाती है। अमेरिका और रूस के बीच ये कोल्ड वार होने के वजह से रूस अपनी सारी सेनाओं को अफगानिस्तान से वापस बुला लेती है। जैसे ही सेना का पद खाली होता है तो इसी बीच इस चीज़ को भरने के लिए वहाँ जन्म होता है तालिबान का। इसी सेना के वजह से, जहाँ सेना देश की सुरक्षा के लिए वहाँ भेजा गया था, बट वह सेना रूस को बुलाना पड़ा क्योंकि वो खुद मुसीबत में फंस गया था इधर अमेरिका के वजह से, क्योंकि कोल्ड वार शुरू हो गया था। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए एक और आतंकवादी संगठन का जन्म होता है जिसका नाम है तालिबान। और अभी जो न्यूज़ में चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तालिबान किस तरह से अफ़गानिस्तान पे अपना प्रभाव जमा रहा है, वहाँ के लोगों का क्या हालत बना रखा है, उसी तालिबान का जन्म यहीं से होता है। और अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ और ये कहाँ से आया। इससे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्ट्री को देख चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं इस चीज़ पे कि कैसे हुआ इस तालिबान का जन्म। यह जो तालिबान था, यह तालिबान जो बना, यह पहले 50 छात्रों का एक ग्रुप था जो पाकिस्तान के मदरसा में पढ़ता था। अगर बात करें मुस्लिम की तो ये मुस्लिम में सुन्नी था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम में सुन्नी और शिया दो तरह के मुस्लिम होते हैं, जिसमें ये सुन्नी था जो कि देवबंद विचारधारा का था। यही 50 छात्र यानी 50 स्टूडेंट्स मिलकर शुरू किया और बाद में 1500 पाकिस्तानी और ऐड हो गया इसी ग्रुप में, 50 वाले ग्रुप में। अगर बात करें तालिबान की जन्म की तो इसका जन्म 1994 में हुआ, जिसका फाउंडर मुल्ला उमर था। देखते देखते एक मदरसा, एक स्कूल, एक आतंकवादी संगठन बन गया और इसे सऊदी अरब हर तरफ से मदद करता गया, धन से लेकर के हथियार तक इसका मदद किया। जिस तरह से अमेरिका मदद कर रहा था मुजाहिदीन को, उसी तरह से अब इसका मदद करने लगा सऊदी अरब, क्योंकि एक कट्टर का मदद तो एक कट्टर ही कर सकता है ना। इसने 1996 में काबुल पर अधिकार किया और अफ़गानिस्तान के सारे सिस्टम को बदल कर रख दिया। इन्होंने वहाँ के कल्चर को ही चेंज कर दिया, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। वैसे मैं कुछ कुछ चीज़ों बता दे रहा हूँ कि इन्होंने वहाँ कैसा कैसा नियम लाया, महिलाओं के ऊपर कैसा कैसा नियम बनाया, वो हम लोग देख। इसने वहाँ सिनेमा को पूरी तरह से बंद कर दिया। सिनेमा हो या टीवी या म्यूजिक या फुटबॉल या पेंटिंग, फोटोग्राफी, यहाँ तक कि क्लीन शेव, यानी कि कोई दाढ़ी भी नहीं क्लीन नहीं कर सकता, शेव नहीं कर सकता, उसे दाढ़ी रखना पड़ेगा तो ही वो कट्टर कहलाएगा। और फॉरेन को मना कर दिया जाना, एनजीओ को बंद कर दिया। एजुकेशन में अगर किसी लड़की का उम्र 10 साल से ज़्यादा है
तो वो एजुकेशन नहीं ले सकती है, वो विद्यालय नहीं जा सकती है। इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि इंटरनेट, हर चीज़ को बंद कर दिया और महिलाओं को सिर्फ घर में रहने की ही अनुमति थी। उसे अगर बाहर जाना हो तो पूरी बदन को ढके, बुर्का के साथ बाहर निकले, और वो बाहर तभी निकल सकती है जब उसे कंपनी देने के लिए कोई वहाँ मेल हो, नहीं तो बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तक कि महिलाओं को महिलाएं ना दिखे, इस वजह से उन्होंने बहुत सारे घर के खिड़की पे पेंट भी करवा दिया गया था। अब हम लोग इसी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यही चलता रहा और इसी बीच 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर अटैक कर देता है, जो अटैक पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है, क्योंकि इतना भयावह अटैक करता है ओसामा बिन लादेन अपने संगठन से मिल करके, ये देखने लायक नहीं रहता। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका अपने सेना को अफ़गानिस्तान भेज देता है, सारी सेनाओं को अफ़गानिस्तान भेज देता है कि ओसामा बिन लादेन अगर ऐसा किया है तो उसे ख़त्म करना। सारे तालिबान को ख़त्म करने के लिए वो भेजता है उसे अफ़गानिस्तान, क्योंकि ओसामा बिन लादेन तालिबान के आतंकवादी संगठन के मदद से ही ऐसा करता है, और उससे शरण भी तालिबान के संगठन, तालिबान का जो एक आतंकवादी संगठन है, उसने ही उसे अपने यहाँ शरण देता। अगर बात करें तालिबान की पॉलिटिक्स ऑफिस की, तो यह कतर की राजधानी दोहा में है, तालिबान का पॉलिटिक्स ऑफिस। इसी बीच अमेरिका की सेना काफ़ी प्रयास के बाद, लंबे समय तक प्रयास करने के बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराता है, और वह अपना बदला पूरा करता, और वह अपने सेना को वहीं रखता। ओसामा बिन लादेन के मारने के बाद भी वह सेना को वहीं रखता, उसे वापस नहीं बुलाता, क्योंकि वह स्टेटमेंट देता है कि तालिबान को ख़त्म करने का, कि जब तक तालिबान ख़त्म ना हो जाए तब तक मैं अपने सेना को वापस नहीं बुलाऊंगा। बट तालिबान ख़त्म क्या होगा, वह दिन प्रतिदिन और भी मजबूत बनता गया, और भी स्ट्रांग बनता गया। इतना स्ट्रांग बन गया कि आप लोग न्यूज़ में देखे ही होंगे कि जैसे ही अमेरिका वहाँ से अपना सेना हटाई, अपने सेना को बुलाना चाहा, अपना सेना को बुलाया, वैसे ही अफ़गानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो गया। पूरी तरह से उसे अपने चंगुल में फंसा लिया, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति वहाँ का अशरफ गनी, वो भी अपना देश छोड़ करके भाग गया, और उस तालिबान ने सारे जगह अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। और हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, इस चीज़ में ये भी बात करेंगे कि तालिबान क्या चाहता है, क्यों वह चाहता है कि अफ़गानिस्तान पे कब्जा करे, और कब्जा करने के बाद उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ देर पहले ही मैंने बोला कि उसने जब उस पर कब्जा किया था 2001 में, तो वो सारे सिस्टम को बदल करके रख दिया, सारे रूल और नियम को बदल करके रख दिया, सारे रूल नियम का धज्जियां उड़ा दिया। वो अब भी चाहता है कि उस चीज़ पर अधिकार करके मैं वहाँ एक इस्लामिक राज्य, एक अपने इस्लामिक कंट्री बनाए उसे, और वहाँ इस्लामिक रूल लागू करे, और वह कट्टरपंथी वहाँ शुरू करना चाहता है, जैसा कि 2001 में कर चुका है। इसलिए वहाँ के लोगों को भय बना हुआ है कि तालिबान उससे कुछ भी प्रोमिस क्यों ना कर ले, बट वो तालिबान पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए न्यूज़ में आप देखे भी होंगे कि लोग यही कहते हैं कि अगर तालिबान मेरे हाथ में हथियार भी थमा देना, तो मैं कभी तालिबान पे विश्वास करने वाला नहीं हूँ, मुझे कभी तालिबान पे भरोसा नहीं होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। एक 50 छात्र जो एक मदरसा में पढ़ा करता था, वो धीरे धीरे इतना स्ट्रांग कैसे हो गया कि आज वो आतंकवादी संगठन की बात करे तो आतंकवादी संगठन में वो फर्स्ट रैंक पे आता है।
क्यों हो गया ये इतना स्ट्रांग, क्यों बना ये इतना मजबूत, इसके पीछे किसका हाथ है। और लास्ट में बात करेंगे भारत को इससे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हो सकती है। तो पहले हम लोग बात करते हैं अमेरिका पर। जैसा कि सबका कहना है कि अगर अमेरिका को अपना बदला ओसामा बिन लादेन से ही लेना था तो वह 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद अपने सेना को वापस क्यों नहीं बुला लिया। दूसरी बात यह है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कंट्री समझता है और अपने आप को बोलता भी है मैं सुपर पावर कंट्री हूं, तो वह अपने द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर क्यों नहीं टिका रहा। बिना तालिबान को खत्म किए हुए, उस आतंकवादी संगठन को खत्म किए हुए जो 2-3 साल के अंदर ही आतंकवादी संगठन में सबसे ऊपर आ गया है, वह अपने सेना को वापस क्यों बुला ली। $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन खर्चा होने के बाद भी वह अपना काम किए बिना अपने सेना को वापस बुला ली। इसके पीछे का राज क्या हो सकता है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जैसा देख रहे हैं उस चीज़ पर बोल सकते हैं कि जो देश अपने आप को सुपर पावर कंट्री समझता है वह पूरी तरह से नाकामयाब रहा और इतना रुपया खर्च होने के बाद भी अपना काम किए बिना वो वापस लौट आया और वह पूरी तरह से नाकामयाब रहा और अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। वो यूएसए, जिसे हम लोग अमेरिका कहते हैं सुपर पावर कंट्री, जिसे वो अपने आप को हमेशा बोलता है सुपर पावर कंट्री, वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग बात करते हैं चीन के ऊपर। वही चीन, फादर ऑफ वायरस, जिसका ध्यान हमेशा दूसरे देशों पर टिका रहता है। अभी इसका ध्यान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर टिका है, जहां सारा देश का कहना है कि अफगानिस्तान किसी तरह से बच जाए, किसी तरह से वहां शांति स्थापित हो सके। वही चीन तालिबान का खुलकर समर्थन कर रहा है। इसलिए वो खुलकर समर्थन कर रहा है क्योंकि उसका ध्यान हमेशा प्रॉफिट के ऊपर रहता है। साथ ही साथ उसका चेला पाकिस्तान भी हाँ में हाँ मिला रहा, क्योंकि जो बोलेंगे हमारे गुरुजी वही तो चेला भी बोलेगा ना। चीन में को सबसे बड़ा लोभ अफगानिस्तान में पाए जाने वाले खनिज और ईंधन पे है, इसलिए वह इतना खुल करके तालिबान का समर्थन कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अपना देश भारत के बारे में। इससे भारत को क्या लॉस हो सकती है। इससे भारत को, अगर मैं कहूँ तो इससे भारत को 2 लॉस हो सकती है। सबसे पहला लॉस ये है कि भारत $2 मिलियन का इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में। तो $2 मिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो जब वहाँ सरकार ही नहीं रही तो इस रुपया का रिस्क कौन लेगा। साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि अब भारत को हमेशा अपना सिक्योरिटी हाई रखना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान से भारत की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की, तो उसे भारत सरकार ने सुरक्षापूर्वक उसे सुरक्षित रूप से भारत ले आई है, जहां 130 भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए थे। वह अभी पूरी तरह से सुरक्षित है और वह अभी भारत में है। जहां तक बात रहा भारत के द्वारा अफगानिस्तान का सपोर्ट करने का, तो यह अफगानिस्तान के इंटरनल मामले में इंटरफेयर करे या तालिबान के खिलाफ सीधा मिलिट्री एक्शन ले, तो यह भारत के लिए गलत होगा और यह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। इसलिए भारत सरकार चाहते हैं विचार विमर्श से ही इस मामला को सुलझा जाए।
तो दोस्तों, मेरी यही एक छोटी सी प्रयास थी कि मैं इजी लैंग्वेज में यानी कि आसान भाषा में तालिबान के मामलों को समझा सकूं। मैं इस वीडियो में किसी भी धर्म या किसी भी देश को लेकर के ऐसा कुछ नहीं बोला हूं जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। अब मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।